क्या इतना आसान है कि नॉर्थ में राहुल गांधी संभाल लेंगे और साउथ में प्रियंका गांधी संभाल लेंगी? कांग्रेस का प्लान बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। कांग्रेस का गोल प्लान क्या है वो बता दूंगा मैं आपको, लेकिन कांग्रेस का रिवाइवल प्लान क्या होना चाहिए इस पर चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। प्रियंका गांधी क्या सब कुछ कर देंगी? आज उनकी राजनीति की बात करते हैं। देखिए, दक्षिण की राजनीति में प्रियंका गांधी का स्वागत तो शुरू हो गया है। इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के राज्य पर पूरी तरह से फोकस किया था। लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत जोर लगाया, तमाम रैलीज की, रणनीतियां बहुत बनाई। उसके बाद भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के राज्यों में पार्टी का भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ इन राज्यों में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ की क्लीन स्वीप जैसे प्रदर्शन ने यह भी साबित कर दिया कि अगर कांग्रेस इन राज्यों में बेहतर रणनीति के साथ आती है तो अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। स्पष्ट हो गया 18वीं लोकसभा चुनाव से। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल को मिलाकर के दक्षिण भारत में टोटल लोकसभा की 129 सीटें हैं, 129। इस पर बीजेपी को ना सिर्फ 29 सीटें मिली। तमिलनाडु में अन्नामलाई का जादू बिल्कुल नहीं चला और बीजेपी के लिए दरवाजे खुले ही नहीं। अगर तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी 4 राज्यों में खाता खोलने में सफल होती है। इन राज्यों में सबसे अहम केरला था। लेफ्ट के गढ़ में कमल खिलाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी का जो वोट शेयर है ना वो भी बड़ा है। इस लोकसभा चुनाव में ना कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस ने अच्छा प्रदर्शन तो किया। तमिलनाडु में इंडिया अलायंस ने 39 सीटें आराम से जीत ली। डीएमके को 22 सीटों पर जीत मिलती है। कांग्रेस ने 9 सीटें अपने नाम कर ली। कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलती दिख रही है सीटों में, लेकिन विश्लेषण थोड़ा और गहराई में उतर के करेंगे, बस लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब मैंने दक्षिण की पूरी कहानी आपको बता दी, तो कांग्रेस का गेम प्लान क्या है? राहुल गांधी साउथ को छोड़ के नॉर्थ में आ गए। साउथ खाली नहीं छोड़ना चाहता था कांग्रेस, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से उम्मीदवार बना दिया। इसके करने से ना कई सारे फायदे कांग्रेस को होंगे। वायनाड केरल में स्थित है, जहां पर कांग्रेस एक अच्छा खासा प्रभाव रखती है। ऐसे में अगर वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा जीतती हैं तो वह केरल में कांग्रेस को और मजबूती दे सकती है और पार्टी के प्रति जनता का समर्थन बढ़ा सकती है। प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी से कांग्रेस को दक्षिण भारत में एक नया चेहरा मिल सकता है जो पार्टी की छवि को सुधार सकता है और समर्थन को बढ़ा सकता है। सिंपल। और इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी क्योंकि अभी फिलहाल दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है ही नहीं, तो इस मामले में कांग्रेस को अपर हैंड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वही राहुल गांधी वायनाड से रायबरेली पहुंच गए। रायबरेली का खुद को सांसद बनाए रखना, उत्तर के राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी काम करेंगे। इसके लिए पहले तो पार्टी को अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना होगा। इसके अलावा पार्टी सामाजिक मुद्दों पर ध्यान लगा सकती है। राहुल गांधी को सब करना पड़ेगा। इसमें इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसान समस्याएं जैसी कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और उसका लाभ कांग्रेस को मिलता दिखाई दिया। तो रणनीति राहुल गांधी की यही होने वाली है। लेकिन कड़वा सच मैं आपको बताता हूं, अब होगा कैसे सब कुछ। कांग्रेस कभी भी संगठन और कैडर आधारित पार्टी रही नहीं। आजादी की लड़ाई के समय से ये ढीला ढाला इनका एक वैचारिक संगठन है जिसमें नेताओं को बांधे रखने वाले कुछ खास चीजें हैं। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, उसके बाद नेहरू गांधी परिवार हो गया। कांग्रेस को बांधे रखने वाली एक ही चीज थी, सरकार बनती बंधे रहते। लेकिन कांग्रेस की एक महिला नेता ने कुछ समय पहले पाला बदलकर दूसरी पार्टी में जाने से पहले एक बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस या तो सत्ता में रहती है या सत्ता के इंतजार में। देखो, ये विश्लेषण ना करने का था और ये वास्तव में हकीकत है। इसी से जुड़ी दूसरी हकीकत ये भी है कि कांग्रेस सत्ता में रहती है तब भी संगठन पे उसने ध्यान नहीं दिया और एक कहने के पीछे मजबूत तर्क है। कांग्रेस हमेशा से सत्ता के इंतजार में रहती है तब भी संगठन को मजबूत नहीं करती। उसके ज्यादातर नेताओं को लगता है कि सरकार या तो सत्तारूढ़ दल की ओर से कुछ गलतियां होंगी और फिर लोग कांग्रेस को सरकार चलाने का मौका दे देंगे, तो सरकार चलाएंगे और सरकार चला देंगे। या फिर दूसरा ये लगता है कि नेहरू गांधी परिवार कोई करिश्मा कर देगा तो कांग्रेस को सत्ता मिल जाएगी। कांग्रेस कभी भी पारंपरिक राजनीति नहीं करती है। संगठन को मजबूत किया जाए, अच्छे नेता आगे बढ़ाए जाएं, महंगाई, बेरोजगारी या सरकार की दूसरी नीतियों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन किए जाएं, लोगों को जागृत किया जाए, इस तरह की राजनीति में कांग्रेस ने कभी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया। अब आप कहेंगे वह भाई क्या बोलते जा रहे हो, तभी 10 साल तक कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाई क्या? मौके नहीं मिले कांग्रेस को? मिले, लेकिन आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई। वजह थी यही जो मैंने बताई। फिर आप बोलेंगे कि अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो पुनर्जीवन कैसे मिल गया? पिछले साल तो पिछली बार की लोकसभा में 52 सीट थी,
अब 99 सीटें हो गई, तो कैसे पहुंच गई? दो फैक्टर है। सरकार और सत्तारूढ़ दल ने कुछ गलतियां की और नेहरू गांधी परिवार का करिश्मा काम आ गया। सरकार के कामकाज से लोग परेशान थे, महंगाई और बेरोजगारी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया था, 400 सीटें आएंगी, उसी बीच उनकी पार्टी के कई नेताओं ने यह कहा 400 पार सीटें इसलिए चाहिए ताकि संविधान को बदल सके। फिर संविधान बदलने की राजनीति शुरू हुई। बोले संविधान 400 सीटें आएंगी, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसका मुद्दा बन गया। दो फैक्टर काम किए। वहीं राहुल गांधी का करिश्मे की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक दो बड़ी यात्राओं ने देश के बड़े हिस्से में यह धारणा बनवा दी कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। सो भाजपा के नुकसान का फायदा कांग्रेस को इस तरह से मिल गया। ये मानने और कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टियों ने अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान सारे नेता, अपने हिमायती और चुनाव कवर कर रहे पत्रकार ये कह रहे थे कि चुनाव जनता खुद लड़ रही है। ऐसे पहले कई बार हो चुका है। जब जनता खुद चुनाव लड़ती है तो किसी को भी जितवा देगी और वो किसी को भी हरवा देगी। तो कांग्रेस के लिए क्या होना चाहिए, एक रिवाइवल प्लान, इसकी बात करता हूं मैं आपसे। देखिए, कांग्रेस के पुनर्जीवित होने के लिए पहली शर्त तो यह है कि उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के राज्यों में वो अपनी ताकत को बढ़ाए। अब यहां उसके साथ सबसे बड़ी समस्या होगी अलायंस। कैसे, समझिए। देखिए, कांग्रेस को आखिरी बार 200 सीटों का आंकड़ा 2009 में पार किया था। तब उसे उत्तर प्रदेश में 22 सीटें मिली थी। उसने दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। हरियाणा से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर के लगभग सभी हिंदी भाषी प्रदेशों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था काफी उम्दा था, अच्छा रहा। सो इन राज्यों में पार्टी के संगठन को बेहतर बनाने का मौका है। लेकिन चैलेंज भी तो साथ में है, क्योंकि आप अलायंस में हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में अधिक सक्रिय होंगे तो अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को थोड़ा असुरक्षित महसूस तो वो भी करेंगे। जब व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है तो पहले खुद को सुरक्षित करने के लिए वो बहुत सारे दाव पेच खेलता है। रहा आसान नहीं है, लेकिन बात एक ये भी है, इससे गठबंधन भी प्रभावित हो सकता है। बहुत चैलेंजेस है कांग्रेस के सामने। इस लोकसभा चुनाव में एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के कोर वोट का एक जो आधार है, एक जो हिस्सा है, वापस लौट चुका है मुसलमान और दलित। जो उसका सद्भाव जो कांग्रेस के प्रति रहता था वो दिखा इस बार। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यादव मतदाता जरूर तेजस्वी यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ रहे। हालांकि उनका भी एक हिस्सा भाजपा के साथ गया है, लेकिन दलित और मुसलमान का पूरा रुझान कांग्रेस की ओर दिखाई दिया। इसे साथ जोड़े रखने के लिए कांग्रेस किस तरह से भाजपा की अगड़ी जाति के वोट आधार में, खास तौर पर ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाती है कि ब्राह्मण वोट पहले कांग्रेस का हुआ करता था। अब इनकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होगी कि ब्राह्मण वोट में ये सेंध लगाएं, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, भाजपा का जो वोट आधार है ना, वो कम नहीं हुआ है। लोग भाजपा को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाजपा का 47.40% से घट करके भाजपा का जो वोट है वो 36.56% जरूर हुआ है। वो इसलिए नहीं हो गया कि उनके समर्थकों ने दूसरे को किसी को वोट दे दिया, नहीं। उनके जो समर्थक थे ना, वो थकान, निराशा, हताशा में घर बैठे रहे, जिससे मतदान प्रतिशत कम हुआ। हम पहले कह रहे थे ना कि मतदान प्रतिशत कम होने का मतलब सत्ता को नुकसान, और उसी प्रोपोर्शन में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर घटा है। राज्यों में फिर भाजपा वापस कर सकती है, इतना मुश्किल नहीं भाजपा को वापसी करना। तभी कांग्रेस को वोट आधार की चिंता करनी चाहिए। उसका वोट 19% से बढ़कर 21% हुआ है, लेकिन यह 2004 के सबसे निचले स्तर यानी कि 23% से भी 2% कम है। इसे बढ़ाने को उपाय करने पड़ेंगे साहब आपको। कांग्रेस के नेताओं को काम करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं को याद रखना होगा कि जहां कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी कि तीसरी पार्टी नहीं है और भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहां लोग भाजपा से नाराज होते तो हैं, वो सीधा कांग्रेस को वोट दे देते हैं। लेकिन इससे लंबे समय तक राजनीति कांग्रेस नहीं चला पाएगी। ये बार बार नहीं होगा कि चुनाव हर बार नेता की जगह जनता लड़े, हर बार नहीं होता है। यू हैव टू थिंक ऑन इट। भाई क्या किया जाए, गठबंधन भी बचा रहे, वोट परसेंट भी बढ़ता रहे, सीट भी लगातार बढ़ता रहे, विपक्ष भी मजबूत होता रहे। इसके लिए क्या कांग्रेस कर सकती है, इन सारी बातों को मैंने आपके सामने रख दिया। तो कांग्रेस के सामने रिवाइवल प्लान के साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसकी तरफ भी ध्यान मैंने अब आप सबका दिलाया। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।